क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में इन दिनों ना एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तकनीकी बहस छिड़ी हुई है। बिल्कुल। और जब हम एंटरप्राइज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दांव पर सिर्फ कुछ सर्विस नहीं होते। हाँ, लाखों डॉलर्स का क्लाउड बिल और सिस्टम की रिलायबिलिटी और लेटेंसी भी तो शामिल होती है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए हमारी आज की इस डीप डाइव का आधार एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। इसका शीर्षक है आर्किटेक्चरल एफिशिएंसी AWS ग्रेविटॉन बनाम x86 परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। ये रिपोर्ट काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस रिपोर्ट के हार्ड डेटा के आधार पर यह समझना है कि जब बात मॉडर्न क्लाउड वर्कलोड्स की आती है तो कॉस्ट, थ्रूपुट और वर्कलोड्स एफिशिएंसी के मामले में कौन सा प्रोसेसर असल में बाजी मारता है। सही बात है। मतलब क्या सालों से चला आ रहा x86 अपनी बादशाहत कायम रख पा रहा है या AWS ग्रेविटॉन ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। इस पूरी बहस को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के इतिहास पर नजर डालें तो दशकों से इंटेल और AMD द्वारा विकसित x86 आर्किटेक्चर का इस इंडस्ट्री पर एक तरह से डोमिनेंस रहा है। लगभग हर चीज उसी के लिए तो बनती थी। एग्जैक्टली। यही वो आर्किटेक्चर है जिस पर दुनिया भर के लेगेसी सिस्टम्स, डेटाबेसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे और ऑप्टिमाइज किए गए हैं। इसका मजबूत प्रदर्शन और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के साथ इसकी डीप कंपैटिबिलिटी इसे डिफॉल्ट चॉइस बनाती थी। लेकिन अब तो चीजें बदल रही हैं ना। हाँ, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। ARM बेस्ड प्रोसेसर्स और विशेष रूप से AWS का ग्रेविटॉन लाइनअप इस पूरे लैंडस्केप को बहुत तेजी से बदल रहा है। और इसका कारण सिर्फ स्पीड नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण सिर्फ रॉ कंप्यूट पावर नहीं है, बल्कि उनकी असाधारण एनर्जी एफिशिएंसी और क्लाउड नेटिव वर्कलोड्स के लिए उनका आर्किटेक्चरल डिजाइन है। खासकर डेवऑप्स इंजीनियर्स और क्लाउड आर्किटेक्ट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CPU आर्किटेक्चर का ये चुनाव सिर्फ एक हार्डवेयर डिसीजन नहीं है। हाँ, ये सीधे तौर पर कंपनी के बजट से जुड़ा है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और कंपनी के रनवे से जुड़ा है। बड़े स्केल पर अगर CPU एफिशिएंसी में 5% का भी सुधार होता है ना, तो उसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में भारी कटौती के रूप में दिखता है। और इसीलिए ये बेंचमार्किंग रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ थियोरेटिकल स्पेक्स या हवाई बातें नहीं कर रही है। इसमें प्रॉपर टेस्टिंग हुई है। हाँ, इसमें रियल वर्ल्ड वर्कलोड्स जैसे कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज, रिलेशनल डेटाबेस और मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस का उपयोग करके एक डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन किया गया है, जो कि आज के समय की मांग है। बिल्कुल। आज आर्किटेक्ट्स को अक्सर CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी बैंडविड्थ और नेटवर्क थ्रूपुट के बीच एक बैलेंस बनाना होता है। ये रिपोर्ट उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिकोड करती है। तो आइए सबसे पहले हुड के नीचे झांकते हैं और इन दोनों के बेसिक आर्किटेक्चर के अंतर को समझते हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हम बार-बार ARM और x86 की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग के डिजाइन फिलॉसफी पर काफी जोर दिया गया है। दोनों की अप्रोच एकदम अलग है। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए CISC यानी x86 एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। ओके, यह एक अच्छा उदाहरण लग रहा है ना? मतलब उसमें हर काम के लिए एक अलग टूल है। वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम खुद ही कर सकता है, लेकिन वो भारी होता है और उसे इस्तेमाल करने में थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगती है। बिल्कुल। और RISC के बारे में क्या कहेंगी? दूसरी तरफ RISC यानी ARM एक ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल की तरह है जो भले ही एक बार में एक छोटा काम करता हो, लेकिन वो उस काम को इतनी तेजी से और इतनी कम ऊर्जा में करता है कि ओवरऑल काम बहुत जल्दी निपट जाता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। अगर हम इसके डीप तकनीकी पहलू में जाएं तो x86 CISC मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब है कि इसके इंस्ट्रक्शंस वेरिएबल लेंथ के होते हैं। मतलब वो अलग-अलग साइज के हो सकते हैं। हाँ, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डेटा फेच कर सकता है, उस पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है और उसे वापस मेमोरी में स्टोर भी कर सकता है। एक ही बार में? बिल्कुल, एक ही इंस्ट्रक्शन में। लेकिन इसके लिए सिलिकॉन पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिकोडर्स की जरूरत होती है। ये लेगेसी कोड्स और उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत शानदार है जो दशकों से इसी कॉम्प्लेक्सिटी का फायदा उठाते आ रहे हैं।
और इसका नुकसान ये है कि वो कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग लॉजिक चिप पर बहुत ज्यादा फिजिकल स्पेस और पावर लेता है। राइट, एकदम सही पकड़ा आपने। वहीं दूसरी ओर ARM आर्किटेक्चर RISC का उपयोग करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस फिक्स्ड लेंथ के होते हैं और बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। तो इससे डिजाइन सिंपल हो जाता होगा। हाँ, प्रोसेसर का डिजाइन बेहद स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। क्योंकि डिकोडिंग सिंपल है, इसलिए चिप का ज्यादा हिस्सा एक्स्ट्रा कोर या बड़ी L1 और L2 कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है वो है थ्रेडिंग मॉडल। x86 में आमतौर पर हाइपर थ्रेडिंग होती है, जहां 2 लॉजिकल थ्रेड्स एक ही फिजिकल कोर को शेयर करते हैं। जिसे हम साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग भी कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ग्रेविटॉन में हर vCPU असल में एक डेडिकेटेड फिजिकल कोर होता है। इसका मतलब है कि कोर टू कोर इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। यहाँ ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हर vCPU को अपना खुद का फिजिकल कोर और डेडिकेटेड कैश मिलता है, तो परफॉर्मेंस प्रति वॉट का डायनामिक पूरी तरह बदल जाता है। और यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। स्रोत में इस मीट्रिक पर बहुत जोर दिया गया है। आज के क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि सर्वर कितनी तेजी से रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, बल्कि ये भी कैलकुलेट किया जाता है कि वो उस थ्रूपुट को अचीव करने के लिए कितनी पावर ड्रॉ कर रहा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि परफॉर्मेंस प्रति वॉट आज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि डेटा सेंटर्स की भी तो पावर लिमिटेशंस होती है ना। बिल्कुल होती है। AWS ग्रेविटॉन जैसे ARM प्रोसेसर को ग्राउंड अप इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है ताकि वे कम पावर ड्रॉ में कंसिस्टेंट आउटपुट दे सकें। रिपोर्ट का डेटा भी तो यही कह रहा है। हाँ, रिपोर्ट का डेटा दिखाता है कि समान वर्कलोड के लिए ग्रेविटॉन x86 की तुलना में काफी कम TDP यानी थर्मल डिजाइन पावर पर काम करता है। और आज जब टेक इंडस्ट्री कार्बन फुटप्रिंट कम करने और सस्टेनेबिलिटी पर इतना फोकस कर रही है, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं रह जाती। सही बात है। ये कंप्लायंस और एनवायरमेंटल फैक्टर भी बन जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर x86 थोड़ा पीछे छूटता हुआ दिखता है। लेकिन x86 की भी तो अपनी कुछ खूबियां हैं। हाँ, रिपोर्ट में ये मेंशन है कि x86 पीक क्लॉक स्पीड और एब्सोल्यूट सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस में अभी भी बहुत पावरफुल है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसे एक ही थ्रेड पर बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स चाहिए, तो x86 उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? कीमत होगी बहुत ज्यादा हीट और पावर जनरेशन। वही ट्रेड ऑफ है, पीक परफॉर्मेंस वर्सेस सस्टेन्ड एफिशिएंसी। ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है। अब अगर हम रिपोर्ट की बेंचमार्किंग मेथोडोलॉजी की बात करें, तो उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच अपनाई है। हाँ, उन्होंने सेम टू सेम सेटअप रखकर टेस्टिंग की है। एग्जैक्टली। उन्होंने EC2 इंस्टेंस फैमिलीज का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया, जैसे जनरल पर्पस M5 या M6i जो इंटेल और AMD बेस्ड हैं, उनकी तुलना M6G या M7G से की गई जो ग्रेविटॉन बेस्ड है। मतलब सेम vCPU काउंट और सेम मेमोरी रखी गई। बिल्कुल। और फिर उन्होंने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को रन करके CPU यूटिलाइजेशन, लेटेंसी स्पाइक्स और थ्रूपुट को ट्रैक किया। चलिए सीधे उनके पहले टेस्ट केस पर आते हैं, जो कि है कंटेनर वर्कलोड्स। ये आज के क्लाउड का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, आज हर मॉडर्न आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज पर ही तो आधारित है और सब कुछ ECS या EKS पर कुबरनेटिस क्लस्टर्स के अंदर चल रहा है। और इसमें स्केलिंग बहुत अहम है। स्रोत के अनुसार जब नोड स्केलिंग और पॉड डेंसिटी की बात आती है, तो नतीजे ग्रेविटॉन के पक्ष में काफी मजबूती से झुके हुए हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ग्रेविटॉन क्लस्टर्स ने x86 की तुलना में काफी बेहतर रिसोर्स यूटिलाइजेशन दिखाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस का नेचर ही ऐसा होता है कि वो छोटे और आइसोलेटेड प्रोसेस होते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। हाँ, जब हम उन्हें इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस पर डिप्लॉय करते हैं, तो गोल ये होता है कि एक वर्कर नोड पर ज्यादा से ज्यादा पॉड्स चलाए जा सकें बिना लेटेंसी बढ़ाए। और यही ग्रेविटॉन का फायदा मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटॉन का हर vCPU एक इंडिपेंडेंट फिजिकल कोर है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड बहुत कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कई सारे कंटेनर्स एक ही सर्वर पर चल रहे होते हैं और CPU के टाइम के लिए compete करते हैं, तो ग्रेविटॉन उन्हें ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करता है। सही कहा। रिपोर्ट का डेटा इंडिकेट करता है कि हाई लोड के दौरान भी ग्रेविटॉन का CPU यूटिलाइजेशन ग्राफ काफी स्टेबल था, जबकि x86 इंस्टेंसेस में नॉइजी नेबर इफेक्ट की वजह से लेटेंसी में स्पाइक्स देखे गए। एग्जैक्टली, नॉइजी नेबर इफेक्ट x86 के हाइपरथ्रेडिंग में एक आम समस्या है।
और अगर एक नोड ज़्यादा कंटेनर्स को एफिशिएंटली रन कर सकता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट स्केलिंग पर पड़ता है। मतलब क्लस्टर को ट्रैफिक स्पाइक्स को हैंडल करने के लिए कम नोड स्पिन अप करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ओवरऑल फुटप्रिंट छोटा रहता है, मेमोरी थ्रैशिंग कम होती है और एंड यूजर लेटेंसी कंसिस्टेंट बनी रहती है। ये RISC डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब बात हाई डेंसिटी डिप्लॉयमेंट्स की आती है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। रिपोर्ट ये भी आगाह करती है कि डॉकर इमेजेस को ARM के लिए रीबिल्ड करना पड़ता है। हाँ, ये एक माइग्रेशन ओवरहेड है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेवलपर्स को अपने CI/CD पाइपलाइंस को अपडेट करना होता है। खैर, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे क्रिटिकल हिस्से की, डेटाबेस। कोई भी एप्लीकेशन बिना मजबूत डेटाबेस के स्केल तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, डेटाबेस तो किसी भी सिस्टम का दिल होता है। रिपोर्ट में पोस्टग्रेस SQL और MySQL दोनों का डीप इवैल्यूएशन किया गया है और यहाँ ये चर्चा काफी न्यूआंस्ड हो जाती है। मतलब ये कोई वन साइडेड गेम नहीं है। डेटाबेस बेंचमार्किंग सच में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस रिपोर्ट का। जब डेटाबेस ऑपरेशंस को रीड हैवी वर्कलोड्स के लिए टेस्ट किया गया, मतलब जहां एप्लीकेशन मुख्य रूप से डेटाबेस से क्वेरीज रन करके डेटा फेच कर रहा है। हाँ, बस डेटा पढ़ा जा रहा है, वहां ग्रेविटॉन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। पोस्टग्रेस के मामले में ग्रेविटॉन इंस्टेंसेस ने हायर TPS यानी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड डिलीवर किया। इसका तकनीकी कारण क्या है? इसका कारण ग्रेविटॉन का बड़ा L2 कैश और उसकी सुपीरियर मेमोरी बैंडविड्थ है, जो इन मेमोरी रीड्स को बहुत फास्ट बना देती है। तो अगर कोई ई-कॉमर्स कैटलॉग है या कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां यूजर्स लगातार डेटा सिर्फ देख रहे हैं, तो ग्रेविटॉन उस थ्रूपुट को आसानी से हैंडल कर लेगा बिना किसी परेशानी के। लेकिन रिपोर्ट में क्लियर टर्निंग पॉइंट भी है। जब उन्होंने वर्कलोड को राइट इंटेंसिव में शिफ्ट किया, जहां डेटाबेस में हैवी इंसर्ट्स और अपडेट्स हो रहे हैं, तो x86 ने बेहतर परफॉर्म किया। यहाँ x86 आगे निकल गया। ऐसा क्यों? क्या ये लेगेसी कोड बेस का असर है? इसमें मुख्य रूप से दो फैक्टर हैं। पहला तो वही लेगेसी ऑप्टिमाइजेशन। MySQL और Postgres जैसे इंजन्स दशकों से x86 इंस्ट्रक्शन सेट्स के इर्द गिर्द लिखे और ऑप्टिमाइज किए गए हैं। और दूसरा कारण? दूसरा और सबसे बड़ा कारण है CISC आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग। राइट इंटेंसिव ऑपरेशंस में अक्सर कॉम्प्लेक्स लॉकिंग मैकेनिज्म, ट्रांजैक्शन लॉगिंग और डेटा कंप्रेशन शामिल होता है। तो वो जो स्विस आर्मी नाइफ वाला फीचर है वो यहाँ काम आता है। एग्जैक्टली। x86 प्रोसेसर्स के पास एडवांस वेक्टर एक्सटेंशंस और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, जो इन हेवी कंप्यूटेशनल राइट प्रोसेसेस को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भारी राइट कंकरेंसी वाले परिदृश्यों में x86 अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल करके डेटाबेस लॉग्स को तेजी से रिजॉल्व कर लेता है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि टेक स्टैक का इवैल्यूएशन करते समय वर्कलोड प्रोफाइलिंग कितनी जरूरी है। ब्लाइंड माइग्रेशन बैकफायर कर सकता है। हाँ, बिना सोचे समझे माइग्रेट करना अक्लमंदी नहीं है। अब हम उस डोमेन की तरफ बढ़ते हैं जो आज सबसे ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। मशीन लर्निंग। ओहो, ये तो आजकल हर जगह है। स्रोत में मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस का भी जिक्र है। आमतौर पर जब हम ML की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत GPU आता है। हाँ, सबको लगता है ML मतलब GPU। लेकिन बहुत सारा इन्फ्रेंस और डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम आज भी CPU पर ही होता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो AI और मशीन लर्निंग का स्केल जिस तरह से बढ़ रहा है, CPU बेस्ड इन्फ्रेंस कॉस्ट कंट्रोल का एक बड़ा टूल बन गया है। क्योंकि हर चीज के लिए GPU इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। इस रिपोर्ट के बेंचमार्क बताते हैं कि ग्रेविटॉन ने पैरेलल प्रोसेसिंग वाले ML वर्कलोड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए हैं। ग्रेविटॉन प्रोसेसर्स में bfloat 16 यानी ब्रेन फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कस्टम इंस्ट्रक्शंस का सपोर्ट होता है, जो ML मॉडल्स के इन्फ्रेंस को एक्सेलरेट करते हैं। यानी जो काम पहले सिर्फ x86 के वेक्टर एक्सटेंशंस पर डिपेंडेंट था, अब ग्रेविटॉन उसे अपने स्ट्रीमलाइंड तरीके से और हाई मेमोरी बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके कर रहा है। हाँ, और ये बहुत इफिशिएंटली हो रहा है। मतलब मॉडल जितनी तेजी से मेमोरी से डेटा फेच करेगा, इन्फ्रेंस लेटेंसी उतनी ही कम होगी। बिल्कुल। और क्योंकि ग्रेविटॉन कई सारे इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफर करता है, ये ML इन्फ्रेंस के दौरान मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट्स को बिना थ्रॉटल किए हैंडल कर सकता है। एक साथ कई रिक्वेस्ट्स प्रोसेस हो जाती हैं। हाँ, x86 की तुलना में इसने समग्र प्रोसेसिंग समय को काफी कम रखा, लेकिन टेक लीडरशिप के लिए जो मीट्रिक सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इसका लागत प्रदर्शन अनुपात। और यहीं पर डॉलर प्रति रिक्वेस्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस गेम में आता है। जब हम हाई स्केल ML एप्लीकेशंस या माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं जो प्रति सेकंड हजारों रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, तो रिपोर्ट के चार्ट्स बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते।
ग्रेविटॉन का प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो x86 की तुलना में औसतन 20 से 40% तक बेहतर देखा गया है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल। जब एक प्रोसेसर कम पावर कंज्यूम करते हुए कम vCPU इंस्टेंसेस में ज्यादा थ्रूपुट देता है तो AWS का प्रति घंटे का बिल ड्रामेटिकली कम हो जाता है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। कम पावर, कम कूलिंग रिक्वायरमेंट और हायर कोर डेंसिटी का मतलब है कि क्लाउड प्रोवाइडर उसे कम कीमत पर ऑफर कर सकता है। और वही सेविंग हम कस्टमर्स तक पास ऑन होती है। बिल्कुल। जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करते हैं तो भले ही शुरुआत में ARM आर्किटेक्चर पर कोड माइग्रेट करने का थोड़ा ओवरहेड हो, लॉन्ग टर्म रन रेट में कॉस्ट सेविंग्स उस एफर्ट को पूरी तरह जस्टिफाई कर देती हैं। तो आखिर इस सबका क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने CPU पाइपलाइंस, एनर्जी एफिशिएंसी, कंटेनर डेंसिटी, डेटाबेस रीड राइट प्रोफाइल्स और ML इन्फ्रेंस के कॉस्ट एनालिसिस पर चर्चा की। बहुत सारे पहलू कवर किए हमने। हाँ, तो इस पूरी बेंचमार्किंग रिपोर्ट का अगर एक बैलेंस्ड और ऑपरेशनल डिसीजन मैट्रिक्स बनाना हो तो वो कैसा दिखेगा? इस पूरी रिपोर्ट के हार्ड डेटा से जो सबसे क्लियर टेक अवे सामने आता है उसे हम 2 अलग-अलग बकेट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, पहले ग्रेविटॉन की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटॉन या ARM आर्किटेक्चर कब चुनें? अगर कोर फोकस क्लाउड स्पेंड को ऑप्टिमाइज करना और एनर्जी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है। ये पहली शर्त है। अगर वर्कलोड्स मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटेनराइज्ड हैं, जैसे ECS या EKS पर चलने वाली Go, Rust या Node.js आधारित माइक्रोसर्विसेज। और डेटाबेस के मामले में अगर डेटाबेस मुख्य रूप से रीड हैवी है या फिर CPU बेस्ड मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस रन किया जा रहा है, जहां हाई पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो ग्रेविटॉन एक नो ब्रेनर है। ये बेहतर थ्रूपुट और बहुत ही लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफर करता है। और x86 का क्या? ये अभी भी मार्केट से बाहर नहीं हुआ है, राइट? बिल्कुल नहीं। x86 कब चुने? इसके भी बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग यूज केसेस हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा लेगेसी सॉफ्टवेयर है जिसे ARM पर रिकम्पाइल करना बहुत रिस्की या महंगा है। लेगेसी कोड को छेड़ना हमेशा रिस्की होता है। हाँ, और अगर वर्कलोड्स ऐसे हैं जो सिंगल थ्रेड एब्सोल्यूट पीक परफॉर्मेंस की मांग करते हैं, और सबसे अहम अगर डेटाबेस बहुत ही ज्यादा राइट इंटेंसिव है, जहां कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और हेवी लॉकिंग की जरूरत है, वहां x86 ही बेहतर है। बिल्कुल। तो x86 के CISC आर्किटेक्चर और मैच्योर इंस्ट्रक्शन सेट्स का कोई विकल्प नहीं है। वहां x86 अभी भी अपनी सुपेरियरिटी होल्ड करता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और डेटा बैक समरी है। इस स्रोत ने क्लाउड आर्किटेक्चर की इस कॉम्प्लेक्स डिबेट को सरफेस लेवल मार्केटिंग से निकालकर एक्चुअल इंजीनियरिंग मैट्रिक्स पर लाकर खड़ा कर दिया है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज हमने जो डेटा देखा है वो बताता है कि RISC प्रोसेसर अपनी एफिशिएंसी के कारण डेटा सेंटर्स का डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बनने की राह पर हैं। तो क्या टेक इंडस्ट्री एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है जहां सारे नए कंपाइलर्स, फ्रेमवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स ग्राउंड अप सिर्फ RISC आर्किटेक्चर को फर्स्ट क्लास सिटीजन मानकर लिखे जाएंगे? डेफिनेशन ही बदल जाएगी। क्या ऐसा समय आएगा जब इंडस्ट्री रॉ स्पीड को सफलता का पैमाना मानना बंद कर देगी और परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के लेंस से मापा जाएगा? ये सच में एक पैराडाइम शिफ्टिंग थॉट है। क्या भविष्य के सिस्टम डिजाइन्स इस बात पर जज किए जाएंगे कि वे कितनी सफाई से कंप्यूट करते हैं, न कि सिर्फ कितनी तेजी से? यही सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरे क्लाउड इकोसिस्टम के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस रखता है। श्रोताओं, आज के इस गहन विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि सिलिकॉन चिप्स की ये लड़ाई सिर्फ बेंचमार्क्स जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी को रीडिफाइन करने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। आर्किटेक्ट्स और टेक लीडर्स के लिए एक ऐसा सही समय है कि वे अपने वर्कलोड प्रोफाइल्स का डीप ऑडिट करें। ये समझना जरूरी है कि लेगेसी से चिपके रहने की क्या कॉस्ट है और नए आर्किटेक्चर पर माइग्रेट करने का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस चर्चा में बहुत सारी तकनीकी लेयर्स थीं और ऐसे डीप आर्किटेक्चरल शिफ्ट्स लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। आप सभी का आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन के सफर में आगे भी ऐसे ही डीप डाइव्स आते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के नए पैरामीटर्स और आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करते रहें और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्ड करते रहें।